हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की चल रही है। तो फर्स्ट लेसन आ चुका है जिसमें कि हम लोग 2 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस के साथ। इसके बाद जितनी भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि विजन आइस की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। अब तक हमारी 5 टेस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोग को भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है जिसमें कि आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। और विजन आइस की टोटल 30 टेस्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखो ओशन एसिडिफिकेशन साथ ही आर्कटिक आइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कुछ रिसर्चर्स की टीम है जो कि आपको पता है कि आर्कटिक ओशन हो गया, अंटार्कटिक ओशन हो गया, इसमें काफ़ी रेगुलर जो है हमारा रिसर्च होते रहता है। तो रिसर्चर्स की कुछ टीम है जिन्होंने ये बताया है कि जो वेस्टर्न रीजन है आर्कटिक ओशन का उसमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एसिडिक लेवल कहा जा रहा है कि 3 to 4 टाइम्स फास्टर तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग को ओशन एसिडिफिकेशन समझना है। देखिए पीएच लेवल में जब रिड्यूस होता है, जो कैसे हम लोग कहते हैं कि एसिड है, बेसिक इन नेचर है, तो 7 जो कि न्यूट्रल होता है और 7 से कम जब होगा तो पीएच लेवल हमारा यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अब एसिडिक लाइक सिचुएशन है, एसिडिक लाइक यहाँ पे कंडीशन है। वही अगर हमारा 7 से इंक्रीज़ होगा तो वो बेसिक होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ओशन में जो रिडक्शन होगा पीएच का एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ओशन में एसिडिफिकेशन हो गया। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम लोग देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, ये अपटेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसका इम्पैक्ट जो कि काफ़ी हार्मफुल है। आप देखो ओशन में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है कि जो भी यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, मैरिन फूड वगैरह चेन है, वो यहाँ पे डिसरप्ट होगा। जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको यहाँ पे परेशानी होगी, उनको यहाँ पे दिक्कत होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे ओशन में रहने वाले स्पीसीज़ को होगा। अब आर्कटिक रीजन की अगर हम लोग बात करें, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे ओशन एसिडिफिकेशन वर्क करता है, इसे समझते हैं। देखिए ओशन एसिडिफिकेशन में क्या होता है, सी वाटर लेवल इस तरीके से यहाँ पे आप देखो कि चेक होते रहता है 7, 8, 9 इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो आपका ओशन में आ रहा है। ओशन में आता है H2O से, CO2 प्लस H2O यहाँ पे मिलता है। तो इससे क्या होता है H2CO3 यहाँ पे फॉर्म होता है जो कि होता है कार्बोनिक एसिड। देन यहाँ पे आप देखो H+ फ्री हाइड्रोजन आयन भी यहाँ से निकल कर आता है। कार्बोनेट आयन है तो ये आप देखो कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। इससे हेल्दी जो कोरल्स है, यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे नीचे आप आते जाओगे वहाँ पे एबंडेंट हेल्दी कोरल्स है, मॉलस्क है और अदर मैरिन यहाँ पे कैल्सीफायर्स हैं। तो इन सबको यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं ये सिचुएशन था 1800 में, ठीक है, एसिडिफिकेशन जब रिड्यूस हो रहा था। अब अगर हम लोग देखें कि एसिडिफिकेशन जो बढ़ते जा रहा है आज के डेट में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ते ही जा रहा है। और वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से हमारे ओशन में मिलते जा रहा है, यहाँ पे उतने ही ज़्यादा हाइड्रोकार्बोनिक जो एसिड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। फ्री हाइड्रोजन आयन जो है उसी तरीके से फॉर्म हो रहा है। और बाइकार्बोनेट भी आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। इसके कारण अगर हम लोग देखें तो फ्यूअर और स्मॉल मैरिन जो कैल्सीफायर्स है बस वही बच जा रहे हैं। तो काफ़ी भारी मात्रा में आप देख सकते हो कि जो ओशन में रहने वाले स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। इसी से अगर हम लोग आर्कटिक रीजन की बात करें तो आर्कटिक रीजन जैसे कि आपको पता है कि दिस इज़ आवर अर्थ एंड इन द सेंटर दिस इज़ इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड इन नॉर्थ पोल के साथ आपको यहाँ पे आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा एंड इन साउथ जहाँ पे आपको अंटार्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन आर्कटिक रीजन। ओके, एंड ये एरिया है जहाँ पे आपका लाइन जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका डिफाइंड होता है। यहाँ पे अगर हम आप देखोगे कि पूरा बर्फीला एरिया है। बर्फीली एरिया के कारण आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंड होती है। लेकिन हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में तो रेगुलर पढ़ रहे हैं एंड वी आर ऑल अवेयर अबाउट क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आइस है वो मेल्ट डाउन होते जा रहा है। और इससे इस रीजन में जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चेंजेस है क्योंकि आप देखो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा है। ऑयल, गैस रिजर्व्स, मेटल्स, मिनरल्स ये सब जो है बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो जा रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि जो ओपन यहाँ पे नदन सी रूट है ये भी एक न्यू ट्रेड रूट बनने वाला है। इससे क्या हो पाएगा कि वर्ल्ड की जो ओशन करंट है उसमें हेल्प मिल पाएगा कि बेटर तरीके से सर्कुलेट हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखो आर्कटिक रीजन में क्या था कि पूरे बर्फ़ की सिल्लियाँ थी, तो जो
तो जो यहाँ पे ओशन करंट है उसके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती थी। साथ ही अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर है यहाँ पे अब उसको भी कैरेक्टराइज किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आर्कटिक ओशन के बारे में, आर्कटिक रीजन के बारे में, एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए, दिस इज़ आर्कटिक ओशन, ये नॉर्थ पोल के साथ हमारा है, दिस इज़ नॉर्थ पोल। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री आती है? कंट्री आप देख सकते हो, सबसे पहले रशिया, उसके बाद कनाडा, ग्रीनलैंड, उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों यहाँ पे आर्कटिक ओशन के तहत आते हैं। साथ ही यहाँ पे यूएस कंट्री भी है। फाइन, अब ओशन आप लोग देख सकते हो, एक तो बिफोर्ड सी है, बफिन बे है, डेविस स्ट्रेट यहाँ पे आपको क्रॉस होता है, ग्रीनलैंड सी है, लैपटॉप सी है, एंड यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन सी है। ओके, तो ये चीज़ें, बैरेंट सी भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो आर्कटिक ओशन को भी ध्यान में रखना है, क्या पता यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे। अब हम लोग आर्कटिक में देखते हैं कि हम लोग की जो रिसर्च वगैरह है, हम लोग किस तरीके से इंटरेस्टेड है। तो यस, आर्कटिक ओशन में आप देखो तो 2007 से ही हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और हम लोग अपनी फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी को भी अनवील किए हैं। एक हमारा ऑब्जर्वर है आर्कटिक काउंसिल का, साथ ही इंडियन आर्कटिक स्टेशन आप देखोगे तो हिमाद्री है, जो कि यहाँ पे नॉर्वे में इंटरेस्टेड है। नॉर्वे कहाँ, यहाँ आप देख सकते हो नॉर्वे, जिसकी कैपिटल यहाँ पे ओस्लो है। ठीक है, नॉर्वे में हमारा यहाँ पे हिमाद्री है, एक हब है जिसमें कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है 2008 से चलता आ रहा है। अब यही चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके साथ आप देखो कि एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क। ये क्या है कि एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम है कि कैसे ओशन जो एसिडिफिकेशन है उसको डिटेक्ट करें और उसको समझें हम लोग। फाइन, तो ये कहाँ पे समझना है? एस्चुरिन कोस्टल ओपन ओशन इन्वायरमेंट में, जो कि आप देखो कि जो मैरीन इकोसिस्टम है उसी का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल कराया जाएगा कि कैसे यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह जो है वो करना है। इट मीन्स कि बेसिकली आप देखो कि एक ऑब्जर्विंग नेटवर्क है जो कि ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन का, जो एसिड की मात्रा यहाँ पे ओशन में बढ़ जाती है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, ये काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही हम लोग कुछ और रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। एक टर्म है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, दिस वाज अगेन इन न्यूज़, तो ये भी आपका न्यूज़ में था, तो इसे हम लोग समझते हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहने का मतलब है कि जो आर्कटिक रीजन है ना, वो 4 टाइम्स फास्टर जो है वो हीट हो चुका है। क्यों? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के कारण। तो इसका मतलब है कि इन्हांसमेंट होना, यानी कि जो सरफेस एरिया टेम्परेचर है वो आर्कटिक वाले रीजन में चेंज हुआ है। पहले बहुत ठंड हवा होती थी, लेकिन अब क्या है कि जो एयर वहाँ पे है वो थोड़ी सी आपको लिटिल बिट गर्म देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? तो कारण है ग्लोबल वार्मिंग, एकमात्र यहाँ पे जो एवरग्रीन रीजन है वो देखने को मिल रहा है। आइस अल्बीडो फीडबैक है, लैप्स रेट फीडबैक है, वाटर वेपर फीडबैक है, ओशन हीट ट्रांसपेरेंट है। साथ ही इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो इस रीजन में, आर्कटिक वाले रीजन में जितने भी फौना है उसको अफेक्ट करेगा। स्पेशली आप देखो बहुत सारे स्पेसिस जो कि बर्फ़ में रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, वेल्स है, सील्स है, तो ये सब आपके बर्फ़ में रहते हैं, तो वहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इनको अफेक्ट करेगा। इसके अलावा एक और टर्म था जॉम्बी आइस और डूम्ड आइस। जॉम्बी आइस कहने का मतलब है कि जो ग्रीनलैंड आइस शीट्स है, ग्रीनलैंड कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये हरा भरा ज़मीन है, नो, ग्रीनलैंड पूरी तरीके से बर्फ़ की चादरों से ढकी हुई है। तो ये जॉम्बी आइस कहा जाता है जो ग्रीनलैंड आइस शीट से है। और यहाँ पे आप देखो कि अलग हुआ है ऐसा आइस शीट्स जो कि सिर्फ ग्लोबल सी लेवल राइज होने के कारण। और ये एक ऐसा आइस है जो कि अभी भी अटैच्ड है। इट मीन्स कि जो थिकर एरिया है ना, मोटा एरिया है कुछ आइस का, उससे अभी भी एक यहाँ पे आइस का टुकड़ा है जो कि अभी भी अटैच्ड है। फाइन, इसके अलावा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 है, जो कि बेसिकली यहाँ पे आप देखो यूनाइटेड नेशन का जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये यहाँ पे रिलीज़ किया गया है एनुअली। हर एक साल आप देखो 2006 के द्वारा 6 से ही यहाँ पे ये एनुअली इसके द्वारा जो है यहाँ पे रिलीज़ किया गया। एक पीयर रिव्यूड सोर्सेज है जो कि अप टू डेट इन्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। इसका हाईलाइट कहा जा रहा है कि आर्कटिक जो है वो लगातार आप देखो गर्म हो रहा है, मोर देन ट्वाइस, जैसे ही आप यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे हैं। साथ ही परसिस्टेंट समर सी आइस है, क्योंकि यहाँ पे कूलर सरफेस वाटर है और नॉर्थ विंड वगैरह भी है जो कि चुकची सी में देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे रीजंस है रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग ये टर्म्स देख पा रहे हैं। तो इन टर्म्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आते हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कन्वेंशन हुए और इनिशिएटिव से उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है कि COP27, इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुआ है। तो ये जो आपका रिसेंटली कंक्लूड हुआ है,
शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ है। फाइन। तो COP27 की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे ग्लासगो जो क्लाइमेट पैक्ट था COP26 का, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया, डिस्कशन किया गया कि किस तरीके से वो सक्सेस हुआ, उसके क्या प्रोविजन सक्सेस नहीं हुए, तो उसको लेकर यहाँ पे फर्दर डिस्कशन किया गया। साथ ही यहाँ पे 17 सेशन जो COP का था, यानी यहाँ पे पार्टीज़ जो क्योटो प्रोटोकॉल थे, इसकी भी मीटिंग कंक्लूड की गई। साथ ही यहाँ पे कंक्लूड किया गया शर्म एल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान के रिलीज़ के साथ। फाइन। तो अगर हम लोग टारगेट देखें कि COP7 का टारगेट क्या था, जो कि इजिप्टियन प्रेसिडेंसी के द्वारा सेट किया गया था, सबसे पहले कहा गया कि हम लोग को ट्रांसफॉर्मेटिव एडाप्टेशन एजेंडा अडॉप्ट करना है। साथ ही जो यहाँ पे हम लोग को प्लेज वगैरह है, जो हम लोग हमेशा हर एक मीटिंग में मिलते हैं और कसम खाते हैं, तो उस कसम को खाने से हम लोग को अब क्या करना है कि इम्प्लीमेंट करना है। बहुत खा लिया कसम, बहुत ले लिया प्लेज, अब ये काम नहीं करना है, अब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, एक्शन कुछ लेना है जिससे कि हम लोग यहाँ पे क्लैरिफाई कर सके जो भी लॉस एंड डैमेजेस के लिए सपोर्ट वगैरह दिया गया है। साथ ही प्रोवाइड करना है, मोबिलाइज़ करना है, और जो क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह है उसको भी डिलीवर करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। साथ ही हम लोग को जो बैक स्लाइडिंग है कमिटमेंट को लेके, प्लेजेस को लेके, तो उसको अवॉइड करना। ओके, और एक मैनेज करना है जो भी ट्रांजिशन पेस्ट जो लो कार्बन यहाँ पे इमिशन होगा उस पर हम लोग को मेनली फोकस करना है। ओके, ये सारे टारगेट है। अब देखते हैं आउटकम्स क्या निकल कर आए, इंपॉर्टेंट डिसीजन और डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो क्लाइमेट टारगेट को लेकर यहाँ पे आपको पता है कि कहा गया है कि कुछ कंट्रीज़ है जिनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपने यहाँ जो क्लाइमेट टारगेट लेकर आए हो उसको और स्ट्रेंथन करो 2030 तक का, और स्ट्रेंथन करके यहाँ पे 2023 तक का इसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। मिटिगेशन है, यानी कि यहाँ पे मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम जो है फाइनली उसके डिटेल को फाइनलाइज करना है। एडेप्टेशन प्रोसेस और जो है वो उसको लेकर चलना है। साथ ही जो शर्म एल शेख डायलॉग है, यहाँ पे आर्कटिक 2.1C यहाँ पे आपको लॉन्च किया गया पेरिस एग्रीमेंट के तहत, जो कि यहाँ पे आप देखो इसका क्या है, फिनेंशियल फ़्लो। तो फिनेंशियल फ़्लो की भी बात की गई है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि अपने यहाँ इमिशन को कट डाउन करने के लिए, यानी इट मीन्स कि लो इमिशन करने के लिए भी उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, जो कि एडिक्वेट अवेलेबल नहीं है। लॉस एंड डैमेज की बात की गई है कि न्यू फंडिंग अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करना होगा लॉस एंड डैमेजेस का। साथ ही एक ट्रांजिशनल कमेटी भी सेटअप करनी होगी जिससे कि हम लोग यहाँ पे रिकमेंडेशन कर सके फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ न्यू फंडिंग अरेंजमेंट, जो कि COP28 में COP28 में होगा। एनर्जी की बात करें तो लो इमिशन एनर्जी सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करना है। साथ ही फेज डाउन करना है जो कोल पावर है, और इनएफिशिएंट जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ है उसको यहाँ पे फेज आउट करना है। जस्ट ट्रांजिशन की बात करें तो एक वर्क प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे जस्ट ट्रांजिशन लॉन्च हुआ है। यहाँ पे हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल्स जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी लॉन्च हुआ है। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग देखें तो कोरोनियन जॉइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर है, इसमें अलग से आपको 4 ईयर लीज दिया गया है, तो ये भी देखना है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मेनली फोकस करेगा एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को लेकर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप एक बार गो थ्रू हो लो, लेकिन इससे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट प्रायोरिटीज़। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे इसके मेंबर है, सो दैट्स वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया गया था COP26 में और हम लोग इसको साइन किए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ फ्रेमवर्क्स बनाना है कंट्रीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, सिविल सोसाइटीज़ के लिए, कि डीकार्बनाइजेशन हो, वो भी 5 की सेक्टर्स जो है जैसे पावर, रोड ट्रांसपोर्ट है, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, इन सब में। प्रायोरिटी एक्शन अगर हम लोग देखें तो प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे ये है कि कॉमन डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे डेवलप करना है लो इमिशन को लेकर, नियर ज़ीरो इमिशन स्टील, हाइड्रोजन, ये सब को लेकर। रैंप अप करना है डिप्लॉयमेंट जो कि एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है। साथ ही यहाँ पे एक कॉमन टारगेट जो डेट है उसको सेट करना है कि कैसे हम लोग पॉल्यूटिंग कार्स वगैरह व्हीकल है जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे फेज आउट करें। साथ ही ग्लोबल डिमांड भी जो है वो स्टिमुलेट करें फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखिए फर्स्ट मूवर्स कोalitions भी हैं। तो बेसिकली ये US और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था और हम लोग भी इसको ज्वाइन किए हैं। साथ ही ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें क्या करना है कि परचेजिंग पावर जो है वो यहाँ पे हार्नेस करना है, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ परचेजिंग पावर को बढ़ाना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जैसे एल्यूमिनियम है, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग सेक्टर्स, ये सब है जो कि टोटल अगर हम लोग देखें तो 30% जो ग्लोबल का इमिशन है उसमें ये अकाउंट करता है। तो इन सब इमिशंस वाले सेक्टर्स को जो है यहाँ पे हम लोग को इमिशन कम करने के बारे में ध्यान देना है। फाइन।
इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंडिया का भी एक इंडोनेशिया का भी यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है। रिसेंटली इंडोनेशिया है जिसका जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है इसमें आप देखो $20 बिलियन तक मोबिलाइज़ किया गया है। और ये एक क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट है जिसमें कि डोनर्स जो है एक साथ काम करेंगे, अर्ली रिटायरमेंट को एक्सेलरेट करेंगे। इट मीन्स कि हाई इमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लेकर, साथ ही सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर्स में और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC है। बेसिकली इसकी हेडक्वार्टर देखें तो बोन जर्मनी में है। साथ ही इसमें अगर हम लोग देखें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि रियो अर्थ समिट 1992 हुआ था, तब उस समय इसको ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए, और हम लोग भी इसको साइन किए हैं, इसके मेंबर हैं। इसका एक ही काम है, आप देखो कि ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस को जो स्टेबलाइज करना है हमारे एटमॉस्फेयर में। साथ ही जो फूड प्रोडक्शन है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमारे फूड प्रोडक्शन में ना हो। साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते रहे, वो भी सस्टेनेबल मैनर में। ओके, तो आज के डेट में 198 पार्टीज़ है इसके। और अदर की इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे की एग्रीमेंट भी है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो है इसी के तहत किया गया, यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत। अब ये यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत आप देखो 3 तरीके से काम होता है। एक तो यहाँ पे जो हर साल सबमिट होती है डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, जिसे हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं, ठीक है। सारे स्टेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक साल ये आप देखते हो COP की मीटिंग होती है। सेकंड, यहाँ पे काम किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में के टाइम पे यहाँ पे मीटिंग में होता है। तो यहाँ पे आप देखो सारे पार्टीज़ जो है वो यहाँ पे सारे स्टेट यहाँ पे पार्टीज़ है जो कि रिप्रेजेंट करते। और साथ ही साथ आप देखो कि ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात किया जाता है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे CMA है, इट मीन्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग टू द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट में भी जो टारगेट सेट किया गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं राइज होना चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की जाती है। अब बात यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल को यहाँ पे क्रिएट किया गया था 1997 में और रेटिफाइड कर लिए थे। इट मीन्स कि हम लोग इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए अपने देश में 2005 में हम लोग इसको रेटिफाई कर दिए थे। ओके, लीगली बाइंडिंग है। इट मीन्स कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है वो इनके बाइंडिंग है। इट मीन्स कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत है उनको सारे कंट्रीज़ को फॉलो करना होगा। साथ ही ओरिजिनल कमिटमेंट है, यहाँ पे कमिटमेंट होगा कि ओवरऑल जो इमिशन है वो 1990 का यहाँ पे लेवल है। इट मीन्स कि बेस जो होता है जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि 2022 में आज के डेट में कितना इमिशन डाउन हुआ, तो 1990 से यहाँ पे 5% जो है इमिशंस को ओवरऑल डाउन करना है। ओनली रिक्वायर्ड डेवलप्ड नेशंस जो है वो सिर्फ यहाँ पे रिड्यूस करेंगे इमिशन को। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। पेरिस एग्रीमेंट क्या है कि 2016 में इसको साइन किया गया और साथ ही साथ ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इट मीन्स कि इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं ये सारे कंट्रीज़ को फॉलो करना ही है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। साथ ही ओवरऑल जो गोल है कि लिमिट करना है टेम्परेचर को, तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, ठीक है। और सारे नेशंस को कहा गया है कि आप अपने यहाँ पे जो है इमिशन रिड्यूस करने के लिए काम करें। फाइन, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ओके, तो इस पर ध्यान रखना है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डेली हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहेंगे। जिस तरीके से मुझे टाइम मिलते जाता है उस तरीके से मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आती हूँ। सो कल हम लोग फिर यहाँ पे देखने वाले हैं लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, सो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को विजन आइज टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट, क्वेरीज, सजेशंस होता है तो यू कैन फ्रीली कमेंट ऑन दिस लेसन और कोई भी लेसन में। ओके, इसके अलावा भी अगर आप लोग को हमारे साथ डेली विजन आइज की PT 365 के साथ जुड़ना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइज, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।